नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। आज हम आरबीएससी की सामाजिक विज्ञान की इतिहास से संबंधित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपना साम्राज्य की नींव डाली। धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने अधिकार करने इसका प्रयोग किया, छल कपट का। भारतीयों की आपसी फूट का फ़ायदा भी उठाया। जो भारतीयों की आपसी फूट थी उसका फ़ायदा उठाया था अंग्रेजों ने। इस दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों और विश्वासघात से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध विद्रोह संघर्ष किया। जैसे बंगाल में सैन्य विद्रोह किया, महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने तथा पूरे देश में विभिन्न जनजातियों और अन्य अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर संघर्ष किया, किंतु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर ही हुए और अलग अलग समय पर हुए, अतः एक व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए, वह असफल रहे। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति 1857 की हुई थी। इस क्रांति को जनता का भी समर्थन प्राप्त था, अतः देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है क्योंकि ये पूरे देश पर लागू हुई थी। 1857 में हुई क्रांति किसी एक घटना या कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे, उनके विरुद्ध जनमानस की प्रतिक्रिया थी। इस स्वतंत्रता संग्राम होने के निम्नलिखित कारण है। इसके कारण क्या क्या थे? सबसे पहले राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण कैसा था? अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से किस प्रकार हस्तक्षेप किया कि इतनी बड़ी क्रांति हुई थी देश में। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था बना दी। लॉर्ड क्लाइव, जो कि अंग्रेज़ों का वाइसराय था, उसने एक ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई थी सबसे पहले भारत के अंदर, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी। इस क्लाइव ने इसको एक राजनीतिक कंपनी बना दिया या राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलेजली और हेडिंगस्टन ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्यवर्दी के प्रयास किए। वेलेजली और हेडिंगस्टन ने अनुचित ढंग से राज्यवर्दी के प्रयास किए। कालांतर में डलहौजी ने भी साम्राज्य विस्तार के लिए नई नीति बनाई। जिन विदेशी राजाओं को कोई अपनी संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। जितने भी राजा हुए थे और जो राज्य के अंदर संतान नहीं थी उन राजाओं को, उनको गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला दिया। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा रही है। पुत्र नहीं होने की स्थिति में राजा लोग अपनी रिश्तेदारी या बिरादरी में से किसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेते थे। राजा के मरने के बाद वही लड़का राजा का स्वामी होता था। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया। उसकी ये नीति गोद निषेध नीति कहलाई थी। जो डलहौजी ने पुत्र गोद लेने के विरोध किया था या जो नीति बनाई थी, उसको क्या नाम है? गोद निषेध नीति। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा, जिसमें कौन कौन से हैं? संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी। ये जितने भी राज्य थे, सब गोद निषेध नीति के अंतर्गत डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया। सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट भी अब भी
भारत का बादशाह था, परंतु उसका अपमान किया गया। जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उसका भी अपमान किया गया था। सिक्कों पर उसके नाम के बजाय इंग्लैंड के राजा का नाम उत्कीर्ण होने लगा। जो इंग्लैंड का राजा था, सिक्कों पर उसका नाम आने लगा। इसी प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से प्राप्त साम्राज्य छीनकर पेंशन दी जा रही थी। जितने भी पेशवा मराठा थे, अंग्रेज़ों ने उनके राज्य छीन लिए थे और उनको पेंशन देते थे, लेकिन बाद में पेंशन भी बंद कर दी गई थी। कालांतर में उनके पुत्र नवाब पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। नाना साहब की भी पेंशन बंद कर दी थी। इससे भारतीय जनमानस में रोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित हो गए थे। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों से संधियों की एवं उनसे वादा किया कि अंग्रेज उनके अतिरिक्त आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए। बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे अवध का राज्य। अवध को भी प्रशासनिक क्षेत्रों के नाम पर हड़प लिया था कि ये एक अयोग्य राजा है। अवध का राजा अयोग्य है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था। यहाँ का सामंत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था, राजा को देता था। युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था। दरबार में सामंतों का सम्मान था, किंतु सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों से निर्भरता खत्म हो चुकी थी। वह राजाओं ने सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी। सामंत इस कारण अंग्रेजी शासन को मानते थे। जैसे मेवाड़ के सामंत, विशेषतः रावत केसरी सिंह यानी सलम्बर का शासक, महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शाह मानते थे। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश था। ये जो अजीत सिंह था, ये अल्लाणी आवास का था। जयपुर में दीवान झंडूना जूताराम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया। जोधपुर में आउवा, आसोप, गुल्लर, अल्लाणियावास सामंत शासकों से नाराज थे और अपनी शक्तिहीन के कारण अंग्रेजों को मानते थे। शासकों और सामंतों की निर्णय शक्ति की स्वतंत्रता में कंपनी ने शासन में खत्म हो गई। अब दोस्तों 1857 की सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी सामाजिक और धार्मिक रूप में कि इतने बड़े स्तर पर यह क्रांति हुई थी। लोगों में किस कदर अंग्रेजों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था, गुस्सा उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से इतने व्यापक स्तर पर 1857 की क्रांति हुई थी। इसके हम सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ते हैं। सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। सबसे मेन तो ये अभी तो यही देखा जा रहा है कि इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ अंग्रेज लोग।
एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीयों का अपमान कर देता था। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा कारण क्या है? भारतीय जो रीति रिवाज थे उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक छोटा सा अंग्रेज भी बड़े से बड़े व्यक्ति का भारतीयों का अपमान कर देता। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। सरकारी कार्यों में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। हमेशा अंग्रेज ही उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार में छूट दे दी। अब सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार पर छूट दे दी, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमज़ोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करने का कार्य आरंभ कर दिया। अब ईसाई मिशनरियाँ आ गई थी। उन्होंने भारतीयों को ये प्रेशर देने लगे थे कि आप ईसाई धर्म ग्रहण करो। ये भी एक प्रमुख कारण है। भारतीय देवी देवताओं व पूजा विधियों को खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी। अब भारतीय लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, इनकी अंग्रेज मजाक उड़ाते थे, तो ये भी उनको अंग्रेज भारतीयों को बुरा लगता था। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। जितने भी भारतीय लोग जो जेल में बंद थे उनको ये प्रेशर डाला गया था या दबाव डाला गया था कि आप ईसाई धर्म ग्रहण करें। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सज़ा में कमी कर दी गई। उनको ये लालच भी दिया गया, इतने भी भारतीय जो जेल में बंद थे, कि आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, हम आपकी सज़ा कम करवा देंगे। तो उनको ये बाध्य करते थे कि आप ईसाई धर्म ग्रहण करो। तथा अन्य कैदियों की तुलना में ज़्यादा सुविधा दी जाती थी। अब जितने भी अंग्रेज कैदी थे उनको भारतीयों की तुलना में सुविधा ज़्यादा देते थे। ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरी उच्च पदों पर बिठाया जाता था। दूसरा लालच क्या देते थे? जो भी ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब सरकारी नौकरी के लालच में कई लोग ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे थे। इस नीति से भारतीय समाज के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर विद्रोह उत्पन्न हो गया। जितने भी भारतीय थे उनके मन में विद्रोह की भावना फैल गई थी। अब दोस्तों 1857 क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से किस प्रकार से हस्तक्षेप करने लगे थे कि भारतीय आर्थिक रूप से भी परेशान हो गए। तो चलिए आर्थिक कारण पता लगाते हैं। कंपनी के शासन के पूर्व भारत एक कृषि एवं उद्योग प्रधान देश था। जब कंपनी का शासन से पूर्व भारत किस पर निर्भर था? कृषि पर। उसकी आर्थिक संबंधता के कारण उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को विदेशी लोग क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। यहाँ विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद यहाँ बेरहमी से शोषण किया। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बंगाल एक सामंत प्रांत था। जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध था, किंतु अंग्रेजों ने इस कदर लूटा कि वहाँ भूखमरी व्याप्त हो गई। अब अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण इतना किया था कि बंगाल में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाखों लोग अकाल से मर गए। बंगाल के मैदानों में भारतीय किसानों, दस्तकारों की हड्डियों के ढेर लग गई। भूखमरी इतने व्यापक स्तर पर फैल गई कि किसानों की जो हड्डियां हैं वह मैदानों पर फैल गई थी। अंग्रेजों ने किसानों से इतना अधिक भूभाग या राजस्व वसूल किया कि मैदान की किसान खेती छोड़ने को बाध्य हो गए। उनसे इतना अधिक लगान लिया जाता था किसानों से कि वह बेचारे खेती छोड़ने को मजबूर हो गए,
क्योंकि उनकी जितनी पैदावार होती थी उससे ज़्यादा तो ये अंग्रेज़ी लगान ले लेते थे। वे कई पुराने जागीरदार लगान न दे पाने के कारण जिम्मेदारी खो बैठे। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगा दिए। अब इंग्लैंड के अंदर जितना भी कच्चा माल था उसको वे भारत में लाने लगे, यहाँ पर बनाकर यहीं बेच देते थे, और जितना भी भारतीय माल है उसको वे भारी कर पर कर लगा दिया, जिससे कि उसकी रेट बढ़ जाए। दस्तकारों पर अत्याचार किया, जिससे उनको अपनी पुश्तैनी कार्य त्याग दिया, पुश्तैनी कार्य छोड़ना पड़ा था। राजस्थान में भी अंग्रेजों ने शासकों से भारी मात्रा में खीराज वसूल करना शुरू कर दिया एवं आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज नियंत्रण करने लगे। अंग्रेजों ने अफीम और नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने बकाया खीराज के नाम पर जयपुर, जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए। समस्त रियासतों से समझौता कर नमक पर चुंगी लागू कर दी, जिससे जनता में भारी रोष फैला, जिसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रचलित लोकगीत में देखी जा सकती है। ये लोकगीत है। ठीक उसी प्रकार हड़ौती दक्षिणी राजपूताना में अफीम की पैदावार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रण करने हेतु भारी कर लगाई, जिससे यहाँ के किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ, जिससे ये यहाँ भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी एवं खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। संपूर्ण राजपूताने में नमक अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया। राजपूताना के अन्य संबंधित उद्योग नष्ट हो गए। जितने भी राजपूताना उद्योग धंधे थे वे नष्ट हो गए। अब दोस्तों हम सैनिक कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों से सैनिक किस प्रकार से आक्रोशित हो गए कि उन्होंने 1857 का विद्रोह में भाग ले लिया और इतने बड़े स्तर पर ये सैनिक विद्रोह हुआ। अंग्रेजों की सेना अधिकांश अवध के सैनिक थे। अंग्रेजों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल का बड़ा झटका लगा। उनके मन में विद्रोह के अंकुर प्रफुल्लित होने लगे। कई सैनिक अपनी परंपरा के अनुसार रहन सहन और खान पान रखना चाहते थे। वे बाल दाढ़ी रखते, पगड़ी या साफा बांधते थे। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिससे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा। कई तरह के रीति रिवाज थे और कई धर्मों के लोग सैनिकों में भर्ती थे। कोई दाढ़ी मूछें रखते थे, कोई पगड़ी धारण करते थे, तो कोई साफा पहनते थे। अंग्रेजों ने सब पर पाबंदी लगा दी और कहा सभी एक जैसे रहेंगे। कोई साफा नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई दाढ़ी मूछ नहीं, हमारे कहे नियम अनुसार चलो तुम। भारतीय सैनिकों को अपनी परंपराओं के विरुद्ध बाहर देशों से भेजा जाने लगा। भारतीय में उस समय एक रिवाज चलता था कि कोई भी भारतीय विदेशी जमीन पर पैर नहीं रखेगा, लेकिन अंग्रेज सैनिकों को बाहर भेजते थे। अंग्रेज सैनिकों के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ती गई। भारतीय सैनिकों को वेतन में भी कम मिलता था। भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। वेतन कम देते थे अंग्रेजों के मुकाबले। उन्हें वर्दी के भी पैसे भी स्वयं को ही देने पड़ते थे, और जो भी वर्दी मिलती थी उसके पैसे भी भारतीयों से लेते थे। डाक द्वारा उनका निःशुल्क पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया। सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का होना था। सबसे जो मेन सैनिक कारण है 1857 की क्रांति का, वह यही है कि अंग्रेज लोग कारतूसों पर
जितने भी राइफल वगैरह होती थी उस पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करने लगे। अब गाय हिंदू धर्म में निषेध है और सूअर मुस्लिम धर्म में। और सैनिकों में विद्रोह फैल गया कि ये हमसे अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, जिससे कम काम लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब जो कारतूस होते थे उस पर गाय और सूअर की चर्बी होती थी, जिसको हम मुंह से काटते थे। जो लोग सैनिक होते थे वह मुंह से काटते थे, जिसके कारण लोग अपने धर्म वेस्ट जैसे करते हैं वैसा महसूस करने लगे थे सैनिक जो भी थे। इन सभी कारणों से सेना में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना फैल गई थी। ये सैनिक विद्रोह का मेन कारण एक है। अब जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका, दोस्तों इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।